स्वागत है स्प्लेंडर द्वारा प्रस्तुत ग्रो एवरी वीक पॉडकास्ट के 7वें एपिसोड में, जहां हम हर हफ्ते एक नई किताब से सीखते हैं जिंदगी बदलने वाले आइडियाज और प्रैक्टिकल टिप्स। अगर आप इस किताब की पूरी ऑडियो बुक इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आज की किताब है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, जो हमें जापानी लोगों के दीर्घायु और संतुलित जीवन के पीछे के रहस्यों से रूबरू कराती है। ये किताब हमें अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने, संतुलन बनाए रखने और हर दिन को खुशी से जीने की प्रेरणा देती है। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 7। थैंक यू फॉर चूजिंग दिस वीडियो। चैप्टर 1, इकिगाई, द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे इंसान बढ़ती उम्र के साथ भी खुद को युवा महसूस कर सकता है, न सिर्फ शरीर से बल्कि दिमाग और दिल से भी। यह एक ऐसी कला है जो हमें सिखाती है कि अगर जीवन में कोई मकसद हो तो हर दिन एक नई ताजगी और जोश के साथ जिया जा सकता है। आपका जीवन जीने का कारण क्या है? जापानी मानते हैं कि हर इंसान के अंदर एक इकिगाई होता है, एक ऐसा उद्देश्य जो उसे हर दिन जागने की वजह देता है। फ्रेंच में इसे रेज़ॉन डटर कहा जाता है, यानी जीवन का कारण। कुछ लोग अपने इकिगाई को खोज चुके हैं और कुछ अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वो हर किसी के अंदर पहले से ही मौजूद होता है। इकिगाई को खोजने के लिए धैर्य और आत्मचिंतन की जरूरत होती है। ओकिनावा द्वीप, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा 100 साल से ऊपर के लोग रहते हैं, वहां के लोग मानते हैं कि इकिगाई वही चीज है जो उन्हें हर सुबह उठने की प्रेरणा देती है। जो भी करो, रिटायर मत होना। जिन लोगों का इकिगाई स्पष्ट होता है, उनकी जिंदगी में संतुष्टि, खुशी और गहराई होती है। इस किताब का मकसद यही है कि आप अपना इकिगाई खोज सके और जापानी दर्शन से जुड़ी उन गहराइयों को समझ सके जो शरीर, मन और आत्मा की सेहत को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती हैं। जापान में एक हैरान करने वाली बात यह देखने को मिलती है कि लोग रिटायर होने के बाद भी कितने एक्टिव रहते हैं। असल में कई जापानी तो कभी पूरी तरह से रिटायर ही नहीं होते। वे तब तक काम करते रहते हैं जब तक उनकी सेहत इजाजत देती है। जापानी भाषा में रिटायरमेंट का वैसा कोई शब्द ही नहीं है जैसा अंग्रेजी में है, यानी हमेशा के लिए काम छोड़ देना। नेशनल ज्योग्राफिक के पत्रकार डैन ब्यूटनर के अनुसार जापानी संस्कृति में जीवन का उद्देश्य इतना अहम है कि वहां रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। द आइलैंड ऑफ इटर्नल यूथ, ओकिनावा जैसे कुछ क्षेत्रों में की गई रिसर्च बताती है कि लंबी उम्र का रहस्य सिर्फ हेल्दी डाइट ही नहीं, बल्कि एक मजबूत समुदाय और एक स्पष्ट उद्देश्य यानी इकिगाई में भी छिपा है। ब्लू जोन्स, यानी वो स्थान जहां लोग सबसे ज्यादा जीते हैं, जैसे ओकिनावा में ये पाया गया है कि वहां के लोग सिर्फ ज्यादा समय तक नहीं जीते, बल्कि जिंदगी भर कम बीमार रहते हैं। कैंसर, दिल की बीमारियां और सूजन संबंधी समस्याएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। उनमें ऊर्जा और सेहत का स्तर आम उम्रदराज लोगों से कहीं बेहतर होता है। उनकी डाइट और जीवन शैली की वजह से उनके शरीर में उम्र बढ़ाने वाले फ्री रेडिकल्स की मात्रा कम पाई जाती है। महिलाएं मेनोपॉज के दौरान कम लक्षणों का अनुभव करती हैं और पुरुष महिला दोनों में सेक्स हार्मोन लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं। डिमेंशिया, यानी भूलने की बीमारी की दर भी वैश्विक औसत से काफी कम है। इन सब की जड़ में जो बात बार बार सामने आती है वो है इकिगाई। ये हर दिन को एक उद्देश्य देता है और लंबी हेल्दी जिंदगी में अहम भूमिका निभाता है। द 5 ब्लू जोन्स, डैन ब्यूटनर की रिसर्च के अनुसार दुनिया में 5 प्रमुख ब्लू जोन्स हैं जहां लोग सबसे ज्यादा लंबे और हेल्दी जीवन जीते हैं। ओकिनावा, जापान द्वीप का खासकर उत्तरी हिस्सा। यहाँ की डाइट सब्जियों और टोफू पर आधारित होती है। साथ ही उनका मजबूत दोस्ती समूह मोई भी अहम भूमिका निभाता है। सार्डिनिया, इटली, यहाँ के लोग रोज भरपूर सब्जियां और सीमित मात्रा में वाइन लेते हैं। सामुदायिक सहयोग यहाँ भी एक प्रमुख कारण है। लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया, यहाँ सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट नामक समूह पर रिसर्च की गई, जो अमेरिका में सबसे लंबी उम्र जीने वाले लोग माने जाते हैं। निकोया पेनिनसुला, कोस्टा रिका, यहाँ के बुजुर्ग 90 की उम्र पार करने के बाद भी सुबह 5:30 बजे खेतों में काम करने निकल पड़ते हैं। इकरिया, ग्रीस, यहाँ की 1/3 जनसंख्या 90 साल से ऊपर है। इस द्वीप को द आइलैंड ऑफ लॉन्ग लाइफ भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों की एक खास बात यह है कि 3 आइलैंड्स हैं जहां सीमित संसाधनों के चलते लोगों को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। कई बार दूसरों की मदद करना ही किसी का इकिगाई बन जाता है। लॉन्जेविटी के 4 बड़े सूत्र: संतुलित और सीमित डाइट, रोजाना हल्का फुल्का व्यायाम, जीवन में उद्देश्य यानी इकिगाई, मजबूत सामाजिक रिश्ते। इन क्षेत्रों के लोग समय का अच्छा प्रबंधन करते हैं, कम मांस खाते हैं और शराब का सेवन सीमित करते हैं। वो कठिन वर्कआउट नहीं करते, बल्कि रोजाना चलना, बागवानी और हलचल उनके जीवन का हिस्सा होता है।
गार्डनिंग जैसे काम में रोज की धीमी गति वाली शारीरिक गतिविधि शामिल होती है। यही उनकी फिटनेस का राज है। द 80% सीक्रेट। जापान में एक पुरानी कहावत है, हारा हाचिबू, यानी पेट 80% भरने तक ही खाओ। ओकिनावा के लोग तब खाना बंद कर देते हैं जब उन्हें लगता है कि अब पेट लगभग भर गया है, न कि तब जब वो पूरी तरह भरे हों। इससे पाचन तंत्र पर कम दबाव पड़ता है और शरीर जल्दी बूढ़ा नहीं होता। हालांकि हम यह माप नहीं सकते कि पेट 80% भरा या नहीं, लेकिन सीख यही है, जब हल्की भूख मिटने लगे, खाना रोक देना चाहिए। जापानी भोजन भी एक खास तरीके से परोसा जाता है, कई छोटी प्लेटों में। 5 छोटी प्लेटें एक साथ देखकर लगता है कि खाना बहुत है, पर वास्तव में कम मात्रा होती है, जिससे संतुलन बना रहता है। रिसर्च के मुताबिक ओकिनावन्स रोजाना लगभग 1800 से 1900 कैलोरी ही खाते हैं, जबकि अमेरिका में ये 2200 से 3300 तक होती है। उनका बीएमआई आमतौर पर 18 से 22 के बीच होता है, जबकि अमेरिका में ये 26 से 27 तक होता है। उनकी डाइट में टोफू, शकरकंद, हफ्ते में 3 बार मछली और रोजाना लगभग 300 ग्राम सब्जियां शामिल होती हैं। मोई, कनेक्टेड फॉर लाइफ। ओकिनावा में मोई नाम की एक सामाजिक परंपरा है। ये समान रुचियों वाले लोगों का एक अनौपचारिक समूह होता है जो एक दूसरे का ख्याल रखता है। मोई की शुरुआत पुराने समय में हुई, जब किसान कठिनाइयों में एक दूसरे की मदद करते थे। हर सदस्य एक निश्चित राशि मासिक योगदान देता है, जिससे मीटिंग, डिनर, शोगी यानी जापानी शतरंज जैसे शौकों में भाग लिया जाता है। अगर समूह में पैसे बचते हैं तो तय क्रम में एक सदस्य को कुछ राशि मिलती है। जरूरत पड़ने पर सदस्य उस फंड से एडवांस भी ले सकते हैं। मोई न केवल आर्थिक मदद करता है, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा भी देता है, और यही सुरक्षा लोगों की उम्र बढ़ाने में मदद करती है। अब जबकि हमने इस किताब के मुख्य विषयों की एक झलक देख ली है, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम उन कारणों पर चर्चा करेंगे जो आज की जिंदगी में समय से पहले बूढ़े होने का कारण बनते हैं, और जानेंगे कि कैसे इकिगाई हमें संतुलन, ऊर्जा और लंबी उम्र की राह पर ले जा सकता है। चैप्टर 2, एंटी एजिंग सीक्रेट्स। छोटी छोटी बातें जो जीवन को लंबा और खुशहाल बना सकती हैं। बुढ़ापे की एस्केप वेलोसिटी यानी बचाव गति। पिछले 100 वर्षों से हर साल हमारी औसत जीवन प्रत्याशा में लगभग 0.3 साल की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सोचिए, अगर हमारे पास ऐसी तकनीक हो जाए जो हर साल हमारी जीवन प्रत्याशा में पूरा 1 साल जोड़ सके। सैद्धांतिक रूप से इसका मतलब ये होगा कि हम जैविक रूप से अमर हो सकते हैं। इसे ही कहते हैं एजिंग की एस्केप वेलोसिटी, यानी बुढ़ापे की वह गति जहां वो हमें छू भी नहीं पाता। एक खरगोश और मृत्यु की ओर दौड़। कल्पना कीजिए कि भविष्य में कहीं एक साइन बोर्ड है जिस पर आपकी मृत्यु की आयु लिखी है। हर साल जब आप जीते हैं, आप उस बोर्ड के करीब पहुंचते जाते हैं, और जब आप वहां पहुंचते हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है। अब सोचिए कि वो साइन एक खरगोश के हाथ में है, जो हर साल आधे साल की दूरी पर आगे बढ़ता है। थोड़े समय बाद आप उसे पकड़ लेंगे और मर जाएंगे। लेकिन अगर वो खरगोश हर साल उतनी ही दूरी पर चलता रहे जितनी आप जीते हैं, तो आप कभी भी उसे नहीं पकड़ पाएंगे। इसका मतलब आप मरेंगे ही नहीं। ये खरगोश हमारी तकनीक है। जितनी तेजी से हम विज्ञान और शरीर को समझने में प्रगति करते हैं, उतनी तेजी से ये खरगोश दौड़ सकता है। जिस दिन ये खरगोश साल दर साल उतनी ही गति से दौड़ने लगेगा जितनी हमारी उम्र बढ़ती है, हम अमरता के करीब होंगे। रे कर्जवेल और ऑब्री द ग्रे जैसे वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले कुछ दशकों में हम इस बिंदु पर पहुंच सकते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे शरीर की एक अधिकतम उम्र होती है, लगभग 120 साल, जिसके बाद हमारी कोशिकाएं पुनर्जीवित नहीं हो सकती, चाहे तकनीक कुछ भी कर ले। एक पुरानी कहावत है, मेंस सना इन कॉर्पोरी सानो, यानी एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। इसका अर्थ है कि हमारा मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर दिमाग सक्रिय और लचीला रहता है तो बुढ़ापा धीमा हो जाता है। जैसे शारीरिक व्यायाम की कमी से हमारा शरीर और मूड प्रभावित होता है, वैसे ही मानसिक अभ्यास की कमी से हमारे न्यूरॉन्स कमजोर हो जाते हैं। नतीजतन हम अपने आसपास की दुनिया पर धीमे और कमजोर ढंग से प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इसलिए दिमाग को भी एक्सरसाइज देना जरूरी है। श्लोमो ब्रेजनिट्स, एक इस्राएली न्यूरोसाइंटिस्ट, कहते हैं कि दिमाग को सक्रिय रखने के लिए उसे लगातार नई जानकारी चाहिए। जब हम हर चीज ऑटोमेटिक तरीके से करने लगते हैं तो दिमाग को सोचने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए रूटीन तोड़ना और दिमाग को नई चीजों से चुनौती देना जरूरी है। जब दिमाग नई जानकारी से टकराता है तो नई कनेक्शन बनते हैं और दिमाग फिर से ऊर्जा से भर जाता है। तनाव, उम्र का दुश्मन। कुछ लोग अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े दिखते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है तनाव। तनाव शरीर को जल्दी थका देता है और कोशिकाओं को समय से पहले बूढ़ा कर देता है।
एक अध्ययन में पाया गया कि तनाव के समय शरीर वही प्रतिक्रिया देता है जैसी वो किसी संक्रमण के समय देता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इस प्रतिक्रिया में स्वस्थ कोशिकाएं भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। एक और अध्ययन में जिन महिलाओं के बच्चों को बीमारी थी और जो बहुत तनाव में थी, उनके शरीर में मौजूद टेलोमेयर कमजोर हो गए थे। टेलोमेयर कोशिकाओं की उम्र और पुनरुत्पादन से जुड़ा होता है। जितना ज्यादा तनाव, उतना ही तेज कोशिकाओं का टूटना। केवल खतरे के समय तनाव में आते थे। आधुनिक मानव लगभग हर समय तनाव में रहते हैं। तनाव असली खतरों के लिए था, जैसे शेर का हमला, अब मोबाइल नोटिफिकेशन को भी खतरे की तरह लेते हैं। उच्च तनाव में एड्रेनालिन शरीर को सक्रिय करता था, अब लगातार हल्का तनाव शरीर को थका देता है। छोटे छोटे तनाव काम करने में मदद करते हैं, लेकिन लगातार तनाव से स्मृति कमजोर होती है, नींद खराब होती है और तनाव बढ़ता है। तनाव कम करने के लिए माइंडफुलनेस यानी अपने मन को वर्तमान में लाना, खुद को देखना, समझना और हर प्रतिक्रिया को महसूस करना, ये हमें ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालता है। जैसे खाना खाते समय अगर आपका ध्यान टीवी या फोन पर है, तो आप ये तक नहीं बता सकते कि आप क्या खा रहे थे। ध्यान यानी मेडिटेशन, योग, सांस का अभ्यास, ये सब माइंडफुलनेस को बढ़ाते हैं और तनाव घटाते हैं। थोड़ा तनाव अच्छा है। जहां ज्यादा तनाव नुकसानदायक है, वहीं थोड़ा सा तनाव फायदेमंद होता है। जो लोग काम और जिम्मेदारियों से जुड़े रहते हैं, उनमें लंबी उम्र की संभावना ज्यादा होती है। डॉक्टर हावर्ड फ्रीडमैन ने पाया कि जो लोग चुनौतियों का सामना करते हैं और अपना काम लगन से करते हैं, वे ज्यादा दिन जीते हैं। बैठे रहना बराबर है बूढ़ा होने के। ज्यादा बैठने की आदत से मोटापा, हृदय रोग, हड्डियों की कमजोरी और यहाँ तक कि कैंसर तक हो सकता है। यह न केवल शरीर को कमजोर बनाता है, बल्कि हमें और ज्यादा निष्क्रिय बना देता है। छोटे बदलाव, जैसे रोज 20 मिनट टहलना, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेना, टीवी के बजाय दोस्तों से मिलना, जंक फूड की जगह फल खाना, 7 से 9 घंटे की नींद लेना, बच्चों या पालतू जानवरों के साथ खेलना, इनसे हमारा जीवन और उम्र दोनों सुधर सकते हैं। मॉडल्स का सीक्रेट, नींद। मॉडल्स शो से पहले 9 से 10 घंटे की नींद लेते हैं ताकि उनकी त्वचा टाइट, चमकदार और जवान दिखे। जब हम सोते हैं, हमारा शरीर मेलेटोनिन नाम का हार्मोन बनाता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, कैंसर से बचाता है, डायबिटीज और दिल की बीमारियों को रोकता है। परंतु 30 साल के बाद मेलेटोनिन बनना कम हो जाता है। इसे बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लें, धूप में कुछ देर बिताएं, तनाव से बचें, अल्कोहल, तंबाकू और कैफीन से दूरी बनाएं। अमीर जिंदगी बराबर है लंबी जिंदगी के। ज्यादा उम्र तक जीने वाले लोग अक्सर भावनात्मक रूप से मजबूत और सकारात्मक सोच वाले होते हैं। उन्हें जीवन में मुश्किलें भी आईं, लेकिन उन्होंने हर चुनौती को एक नई सीख की तरह लिया। 2014 में अलेक्जेंडर इमच दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने, 111 साल के। उनका कहना था, अच्छे जीन्स जरूरी हैं, लेकिन जीवन शैली उससे भी ज्यादा मायने रखती है। ओगिमी गांव की सीख। ओगिमी, जापान का एक गांव की एक 100 वर्षीय महिला ने हमें गीत सुनाया, स्वस्थ रहने और लंबी उम्र के लिए हर चीज को थोड़ा थोड़ा खाओ, दिल से खाओ। जल्दी सो, जल्दी उठो और चलने निकलो। हर दिन को शांति से जियो, यात्रा का आनंद लो। उंगलियां बूढ़ी हो जाएं तो क्या, जब तक उंगलियां चल रही हैं, जीवन चलता रहेगा। चलते रहो, मुस्कुराते रहो, 100 साल यूं ही बीत जाएंगे। चैप्टर 3, फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई, कैसे जीवन का उद्देश्य ढूंढकर लंबा और बेहतर जीवन जिया जा सकता है। लोगोथेरेपी क्या है? एक बार किसी सहकर्मी ने विक्टर फ्रैंकल से कहा कि अगर आप अपने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को एक वाक्य में बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? फ्रैंकल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, लोगोथेरेपी में मरीज सीधा बैठता है और उन बातों को सुनता है जो कभी कभी कठिन होती हैं। उस सहकर्मी ने मनोविश्लेषण यानी साइकोएनालिसिस को इस तरह परिभाषित किया था, मनोविश्लेषण में मरीज एक बिस्तर पर लेट जाता है और उन बातों को बताता है जो कभी कभी कहना कठिन होता है। फ्रैंकल अपने मरीजों से शुरुआत में एक ही सवाल पूछते थे, आप आत्महत्या क्यों नहीं करते? अधिकतर लोगों के पास इस सवाल का एक मजबूत जवाब होता था, कोई ना कोई कारण होता था जिससे वे जीना चाहते थे। और बस यहीं से लोगोथेरेपी की शुरुआत होती थी। लोगोथेरेपी क्या करती है? लोगोथेरेपी जीवन जीने के कारणों की खोज में हमारी मदद करती है। यह मन की बीमारियों से उबरने के लिए हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की खोज की ओर प्रेरित करती है। जब हम अपने जीवन के मकसद को पहचान लेते हैं, तो वो लक्ष्य हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और अतीत की बेड़ियों से मुक्त करता है, कुछ ऐसा जिसके लिए जी सके। फ्रैंकल द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि उसके क्लिनिक में इलाज कराने वाले लगभग 80% लोगों को लगता था कि जीवन में किसी उद्देश्य का होना जरूरी है,
और 60% लोगों को लगता था कि उनके जीवन में ऐसा कोई है या कुछ है जिसके लिए वे मर मिट सकते हैं। अर्थ की खोज। फ्रैंकल की अपनी जीवन यात्रा में लोगोथेरेपी उनके लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गई। इसका संक्षिप्त स्वरूप कुछ इस तरह है। व्यक्ति खुद को खाली, निराश या बेचैन महसूस करता है। थेरेपिस्ट समझाता है कि यह भावनाएं एक अर्थपूर्ण जीवन की तलाश हैं। व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को खोजता है। वह अपनी इच्छा से इसे स्वीकार या अस्वीकार करता है। उद्देश्य की यह नई ऊर्जा उसे जीवन की कठिनाइयों को पार करने की ताकत देती है। फ्रैंकल खुद भी अपने आदर्शों और सिद्धांतों के लिए जिए और मरे। ऑश्विट्ज शिविर की यातनाओं के बीच उन्होंने जो सबसे मूल्यवान सीख पाई वह थी, मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, से किसी भी परिस्थिति में अपने नजरिए को चुनने की स्वतंत्रता। खुद के लिए लड़ो। जब जीवन का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता तो हमें अस्तित्व की निराशा घेर लेती है। लेकिन फ्रैंकल के अनुसार यह निराशा कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत है कि हमें अपने उद्देश्य की तलाश करनी है। फ्रैंकल ने नीत्शे का उदाहरण दिया, जिसके पास क्यों है वह किसी भी कैसे को झेल सकता है। फ्रैंकल मानते थे कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें एक स्वाभाविक तनाव की जरूरत होती है। हमने जो हासिल किया है और जो पाना चाहते हैं उसके बीच का अंतर। आधुनिक समाज की उलझने। आज की दुनिया में बहुत से लोग वही करते हैं जो उनसे अपेक्षित है, न कि जो वे करना चाहते हैं। जब इस अंतर को पैसा, भौतिक सुख या अन्य नशों से भरने की कोशिश की जाती है तो यह आत्महत्या तक का कारण बन सकता है। एक आम समस्या है रविवार की निराशा। जब सप्ताहांत में कोई काम नहीं होता तब व्यक्ति अपनी आंतरिक शून्यता से रूबरू होता है। यही वो समय होता है जब उसे अपने इकिगाई की खोज करनी होती है। मैं अंदर से खाली महसूस करता हूँ। फ्रैंकल के एक अध्ययन में पाया गया कि 55% मरीज किसी न किसी स्तर पर अस्तित्व की निराशा से जूझ रहे थे। लोगोथेरेपी के अनुसार जीवन का उद्देश्य खोजने से इस शून्यता को भरा जा सकता है। फ्रैंकल ने खुद एक सार्थक जीवन जिया और संतोष के साथ वृद्धावस्था में पहुंचे। उन्होंने जीवन में कुछ ऐसा किया था जिसे वे गर्व से देख सकते थे। लोगोथेरेपी के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। हम अपने जीवन का अर्थ बनाते नहीं, उसे खोजते हैं। हमारे जीवन का कारण समय के साथ बदल सकता है। किसी इच्छा को लेकर अत्यधिक ध्यान यानी हाइपर इंटेंशन उस इच्छा की पूर्ति में बाधा बन सकता है। हास्य और सरलता नकारात्मक चक्रों को तोड़ सकते हैं। हमारे निर्णय ही तय करते हैं कि हम श्रेष्ठ बनते हैं या नहीं। प्रसिद्ध केस स्टडीज। 1. खुद विक्टर फ्रैंकल। ऑश्विट्ज शिविर में वे वही लोग सबसे ज्यादा बचे जिनके पास बाहर कुछ करने का उद्देश्य था। फ्रैंकल अपने साथ एक पांडुलिपि लेकर गए थे जो वहां जब्त कर ली गई। उसे दोबारा लिखने की जिद ने उन्हें जीवन दिया। 2. अमेरिकी राजनयिक। एक अमेरिकी अधिकारी ने फ्रैंकल से कहा कि उसे अपनी नौकरी और देश की नीतियों से नफरत है। पिछले थेरेपिस्ट ने उसे अपने पिता से संबंध सुधारने की सलाह दी। फ्रैंकल ने केवल कुछ सेशंस में उसके वास्तविक उद्देश्य की पहचान करवा दी। वो एक नई पेशेवर दिशा चाहता था। कुछ सालों बाद वो खुशी खुशी एक नई नौकरी में था। 3. आत्महत्या करने वाली मां। एक महिला ने अपने विकलांग बेटे और खुद को मारने की कोशिश की। फ्रैंकल ने उसे अपनी जिंदगी को मृत्यु के समय से देखने को कहा। उसने महसूस किया कि उसने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया और उसका जीवन व्यर्थ नहीं था। 4. दुखी डॉक्टर। एक बुजुर्ग डॉक्टर अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद डिप्रेशन में था। फ्रैंकल ने उससे पूछा कि अगर वो पहले मर जाता तो क्या होता। डॉक्टर बोला, पत्नी को बहुत पीड़ा होती। फ्रैंकल ने कहा, आपने उन्हें उस दुख से बचाया। डॉक्टर चुपचाप हाथ मिलाकर चला गया। उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया था। मोरिटा थेरेपी। वही समय जब लोगोथेरेपी विकसित हुई। जापान में शोमा मरीटे ने भी एक उद्देश्य आधारित थेरेपी विकसित की। मोरिटा जैन बौद्ध थे और उनकी थेरेपी ओसीडी, पीटीएसडी और चिंता के मामलों में असरदार पाई गई। पश्चिमी थेरेपी भावनाओं को नियंत्रित करने पर जोर देती है। मोरिटा थेरेपी कहती है, भावनाओं को स्वीकार करो, नियंत्रित नहीं। भावनाएं मौसम की तरह आती जाती हैं, उन्हें बस देखो। मोरिटा थेरेपी के 3 सिद्धांत। अपनी भावनाओं को स्वीकार करो, जो करना चाहिए वही करो, जीवन का उद्देश्य खोजो। थेरेपी के 4 चरण। अलगाव और विश्राम से व्यक्ति अकेले कमरे में खुद से जुड़ता है। हल्के काम, बागवानी, पेंटिंग, डायरी आदि। शारीरिक कार्य, लकड़ी काटना, मिट्टी के बर्तन बनाना। सामाजिक जीवन में वापसी, लेकिन एक बदले हुए दृष्टिकोण के साथ। नाइकन मेडिटेशन। 3 प्रश्नों से आत्मनिरीक्षण। मैंने फलां व्यक्ति से क्या पाया, मैंने उसे क्या दिया, मैंने उसे क्या नुकसान पहुंचाया, और अब इकिगाई। लोगोथेरेपी और मोरिटा थेरेपी दोनों का मूल एक ही है, अपने जीवन के उद्देश्य यानी अपने इकिगाई की खोज। एक बार जब वो उद्देश्य मिल जाए तो आगे का रास्ता केवल साहस और निरंतर प्रयास का होता है।
आगे के अध्यायों में हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपने इकिगाई को जीवन में उतार सकते हैं। संतुलित खान पान, धीमी गति की कसरत और चुनौतियों से न हार मानने वाली सोच के जरिए। क्या आप तैयार हैं उस जुनून में डूब जाने के लिए जैसे कि वो जीवन की सबसे जरूरी चीज हो? चैप्टर 4, फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू। हर काम में बहाव को महसूस करें। कैसे काम और फुर्सत को आत्मविकास का माध्यम बनाएं। अरस्तु कहते हैं, हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए उत्कृष्टता कोई काम नहीं बल्कि एक आदत है। बहाव के साथ जीना। कल्पना कीजिए कि आप अपनी पसंदीदा बर्फीली ढलान पर स्कीइंग कर रहे हैं। चारों ओर हल्की और फूली हुई बर्फ उड़ रही है जैसे सफेद रेत हो। मौसम एकदम अनुकूल है। आप पूरी तरह स्कीइंग पर केंद्रित हैं। हर पल आपको पता है कि क्या करना है। ना कोई भविष्य है, ना अतीत, बस यह वर्तमान क्षण है। आप बर्फ, अपनी स्की, अपने शरीर और अपने होश के साथ एक ही अनुभव में डूबे हुए हैं। आप पूरी तरह उस क्षण में हैं। ना कोई सोच, ना कोई ध्यान भटकाव। आपका अहंभाव मिट चुका है और आप उस क्रिया का हिस्सा बन चुके हैं। यह वही अनुभव है जिसे ब्रूस ली ने अपने मशहूर वाक्य से बताया था, पानी बनो मेरे दोस्त। हम सभी ने कभी न कभी ऐसा महसूस किया है जब समय का एहसास ही खत्म हो जाता है, जैसे ही हम किसी पसंदीदा गतिविधि में खो जाते हैं। आप खाना बनाना शुरू करते हैं और पता ही नहीं चलता कि कई घंटे बीत चुके हैं। आप किताब पढ़ने में डूब जाते हैं और जब सूरज ढल जाता है तब ध्यान आता है कि आपने रात का खाना भी नहीं खाया। आप सफिंग करने जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि कितने घंटे पानी में बीत गए, जब तक कि अगले दिन मांसपेशियां दर्द करने न लगें। लेकिन इसका उल्टा भी होता है। जब हमें कोई ऐसा काम करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते तो हर मिनट भारी लगता है और हम बार बार घड़ी देखते हैं। आइंस्टीन के एक मजाकिया उद्धरण के अनुसार, अगर आप एक गर्म तवे पर हाथ रखें तो 1 मिनट 1 घंटे जैसा लगेगा, लेकिन किसी सुंदर लड़की के साथ बैठे तो 1 घंटा 1 मिनट जैसा बीतेगा। यही सापेक्षता है। दिलचस्प बात यह है कि जिस काम को आप नापसंद करते हैं वही काम कोई और पूरी लगन से कर रहा होता है। तो ऐसा क्या है जो हमें किसी गतिविधि में इतना आनंद देता है कि हम अपनी चिंताओं को भूल जाते हैं? हम सबसे ज्यादा खुश कब होते हैं? इन सवालों के जवाब हमें हमारे इकिगाई को खोजने में मदद कर सकते हैं। जापान से प्रेरणा। जापान की पहली यात्रा से ही जॉब्स वहां की कारीगरी, इंजीनियरिंग, खासतौर पर सोनी कंपनी की, जैन दर्शन और सुशी जैसी पारंपरिक रसोई से गहरे प्रभावित हुए। अब सवाल यह उठता है, जापानी शिल्पकारों, इंजीनियरों, जैन दर्शन और उनके भोजन में क्या समानता है? जवाब है सरलता और बारीकी पर ध्यान। यह कोई आलसी सरलता नहीं बल्कि अत्यधिक परिश्रमी और परिष्कृत सरलता है जो हमेशा अगली ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश करती है, चाहे वो वस्तु हो, शरीर और मन हो या भोजन हो। ये जीवन के इकिगाई यानी जीने की वजह से जुड़ी है। मिहली चिकित्सक के अनुसार जीवन में फ्लो यानी बहाव की स्थिति बनाए रखने के लिए कोई गहरा और अर्थपूर्ण चुनौतीपूर्ण कार्य होना जरूरी है। जिरो और सुशी की कहानी, जेरो ड्रीम्स ऑफ सुशी नामक डॉक्यूमेंट्री में हमें एक और ताकुमी दिखता है, इस बार एक रसोई घर में। इस फिल्म के नायक 80 साल से भी ज्यादा समय से रोज सुशी बना रहे हैं। उनका छोटा सा रेस्तरां टोक्यो के गिंजा मेट्रो स्टेशन के पास है। वे और उनके बेटे हर सुबह सुकीजी फिश मार्केट जाते हैं, सबसे ताजी मछली चुनते हैं। फिल्म में एक प्रशिक्षु को तामागो, हल्की मीठी जापानी ऑमलेट बनाना सिखाते हुए दिखाया गया है। सालों तक वो कोशिश करता रहा पर जिरो की मंजूरी नहीं मिलती। आखिरकार उसे मंजूरी मिलती है और वो रो पड़ता है। क्यों नहीं वो प्रशिक्षु हार मानता? क्या वो रोज अंडा पकाते पकाते ऊब नहीं जाता? नहीं, क्योंकि सुशी बनाना भी उसका इकिगाई है। जिरो और उनके बेटे खाना पकाते समय थकते नहीं बल्कि फ्लो में आ जाते हैं। उनके लिए यही खुशी है, यही जीवन का उद्देश्य है। मिशेलिन की 3 सितारा रेटिंग मिलने के बाद भी उन्होंने कभी अपने रेस्तरां की शाखाएं नहीं खोली। वे सिर्फ 10 ग्राहकों को एक बार में सेवा देते हैं और अच्छा वातावरण और काम का आनंद उन्हें ज्यादा प्रिय है, पैसा नहीं। जीरो और यूकियो शकुनागा दोनों स्रोत से काम शुरू करते हैं। जीरो मछली बाजार से सर्वश्रेष्ठ ट्यूना खोजता है, जबकि शाकुनागा पहाड़ों से पोसलिन। जब वे काम करते हैं तो वस्तु के साथ एक हो जाते हैं। जापान में यह एक विशेष अर्थ रखता है, जहां शिंटो परंपरा के अनुसार पेड़ों, जंगलों और वस्तुओं में भी कामी यानी आत्मा या ईश्वर होता है। एक कलाकार, इंजीनियर या शेफ का कर्तव्य होता है कि वो प्रकृति का उपयोग करके कुछ ऐसा बनाए जिसमें जीवन हो और साथ ही उस प्रकृति का पूरा सम्मान भी करे। जापान में प्रकृति और तकनीक का संगम गहराई से रचा बसा है। मनुष्य बनाम प्रकृति नहीं, बल्कि मनुष्य और प्रकृति की एकता। क्योटो की यात्रा के दौरान
स्टीव जॉब्स को शाकुनागा की कला की एक प्रदर्शनी के बारे में पता चला। जैसे ही उन्होंने उसकी कला देखी, वे समझ गए कि शाकुनागा की पोस्लिन यानी चीनी मिट्टी की वस्तुएं में कुछ खास बात है। उन्होंने तुरंत कई कप, फूलदान और प्लेटें खरीद ली और उसी सप्ताह उस प्रदर्शनी में 3 बार वापस गए। अपने जीवन में कई बार जॉब्स क्योटो लौटे, प्रेरणा की खोज में। अंततः वे शाकुनागा से व्यक्तिगत रूप से मिले। ऐसा कहा जाता है कि जॉब्स ने उनसे बहुत से प्रश्न पूछे, ज्यादातर उनके काम की प्रक्रिया और पोस्लिन के प्रकार को लेकर। शाकुनागा ने बताया कि वे सफेद पोस्लिन का उपयोग करते हैं, जिसे वे खुद तोयामा प्रांत के पहाड़ों से निकालते हैं। इस तरह वे अपने क्षेत्र के एकमात्र कलाकार हैं जो पोस्लिन की वस्तुओं को उनकी उत्पत्ति से लेकर अंतिम रूप तक खुद तैयार करते हैं। एक सच्चे टकुमी यानी कला के उस्ताद। जॉब्स इतने प्रभावित हुए कि वे खुद तोयामा जाकर वो पहाड़ देखना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो स्थान क्योटो से 4 घंटे दूर है, तो उन्होंने यह विचार छोड़ दिया। जॉब्स की मृत्यु के बाद एक इंटरव्यू में शाकुनागा ने कहा कि उन्हें गर्व है कि आईफोन बनाने वाले इंसान ने उनके काम को सराहा। उन्होंने बताया कि जॉब्स की आखिरी खरीदारी उनके पास 12 चाय के कपों का एक सेट था। जॉब्स ने कुछ नया और विशेष मांगा था, एक नया स्टाइल। इस अनुरोध को पूरा करने के लिए शाकुनागा ने 150 कप बनाए और उनमें से सर्वश्रेष्ठ 12 का चयन करके जॉब्स के परिवार को भेजा। जिबली की पवित्रता। कुछ लोग मानते हैं कि शिंटो का यह मूल्य, प्रकृति से जुड़ाव, धीरे धीरे खो रहा है। इसका सबसे तीखा विरोध करते हैं हायाओ मियाज़ाकी, स्टूडियो जिबली के प्रसिद्ध एनिमेशन निर्देशक। उनकी लगभग हर फिल्म में मनुष्य, तकनीक, कल्पना और प्रकृति के बीच टकराव और फिर एकजुटता दिखाई देती है। स्पिरिटेड अवे में एक मोटा, कचरे से ढका आत्मा दरअसल प्रदूषित नदी का प्रतीक है। मियाज़ाकी की फिल्मों में पेड़ों की भावनाएं होती हैं, रोबोट पक्षियों से दोस्ती करते हैं। वे कला में इतने डूबे होते हैं कि 90 के दशक का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और अपनी पूरी टीम से सब कुछ हाथ से बनवाते हैं। स्टूडियो जिबली शायद दुनिया का इकलौता स्टूडियो है जहां लगभग पूरा काम पारंपरिक तरीकों से होता है। जो लोग स्टूडियो जिबली जाते हैं, वे अक्सर एक कोने में काम में खोए हुए व्यक्ति को देखते हैं, साधारण कपड़ों में, नमस्ते कहने वाला, जो ऊपर नहीं देखता। मियाज़ाकी अक्सर रविवार को भी स्टूडियो में काम करते हैं, अपना इकिगाई जीते हुए। 2013 में उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की। NHK चैनल ने इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। हर सीन में वे ड्राइंग कर रहे हैं, दूसरों से बेपरवाह, छुट्टियों में भी। रिटायरमेंट के अगले ही दिन वे स्टूडियो पहुंच गए और फिर से ड्राइंग करने लगे। 1 साल बाद उन्होंने कहा कि वे अब कोई फीचर फिल्म नहीं बनाएंगे, लेकिन ड्राइंग तब तक करते रहेंगे जब तक जिंदा हैं। क्या कोई सच में रिटायर हो सकता है जब वो अपने काम के लिए जुनूनी हो? एकांत में रहने वाले लोग सिर्फ जापानी ही नहीं, दुनिया भर में ऐसे कलाकार और वैज्ञानिक हैं जिनका इकिगाई बहुत स्पष्ट है। वे आखिरी सांस तक वही करते हैं जो उन्हें प्रिय होता है। आइंस्टाइन की मृत्यु से पहले उन्होंने जो आखिरी चीज लिखी, वो ब्रह्मांड की शक्तियों को एक सूत्र में बांधने का फॉर्मूला था। अगर वे भौतिक शास्त्री न होते तो संगीतकार होते। वायलिन बजाना उन्हें उतना ही प्रिय था जितना समीकरण बनाना। हारुकी मुराकामी जैसे लेखक भी अपने फ्लो को बनाए रखने के लिए सीमित लोगों से ही मिलते हैं और सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखते हैं। सच्चे कलाकार जानते हैं कि फ्लो बनाए रखने के लिए एक शांत वातावरण और अपनी सीमाएं तय करना जरूरी है। माइक्रोफ्लो। सामान्य कार्यों में आनंद। अगर हमें कपड़े धोने, लॉन काटने या दस्तावेज भरने जैसे बोरिंग काम करने पड़े, तो क्या हम उसमें भी आनंद पा सकते हैं? टोक्यो के शिंजुकू स्टेशन के पास एक सुपरमार्केट में आज भी लिफ्ट ऑपरेटर काम करते हैं। वहां की एक महिला 2004 से वही काम कर रही है और हमेशा मुस्कुराती रहती है। क्या वो उगती नहीं? ध्यान देने पर पता चलता है कि वो केवल बटन नहीं दबाती, बल्कि एक पूरी प्रस्तुति करती है। गाने जैसी नमस्ते, झुककर अभिवादन, फिर नृत्य जैसी गति से बटन दबाना। चिस्कजंटमायली इसे माइक्रोफ्लो कहते हैं। हम सभी ने बोरियत में डूडल बनाए हैं, सीटी बजाई है, दीवार पेंट करते समय गुनगुनाया है। ये छोटे छोटे माइक्रोफ्लो क्षण हमें खुशी देते हैं। बिल गेट्स रोज रात बर्तन धोते हैं, यह उन्हें शांति और स्पष्टता देता है। वे इसे हर दिन बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं, एक तय क्रम से, पहले प्लेट, फिर कांटे। फाइनमैन जैसे भौतिकविद जब महत्वपूर्ण काम नहीं कर रहे होते, तब दीवार रंगते या सर्किट जोड़ते थे अपने माइक्रोफ्लो मोमेंट्स में। इंस्टेंट वेकेशंस। ध्यान के जरिए मन को प्रशिक्षित करना। फ्लो की अवस्था तक जल्दी पहुंचने के लिए ध्यान, मेडिटेशन एक शानदार तरीका है। यह मन को शांत करता है, विचारों को नियंत्रित करता है और फोकस को एक जगह केंद्रित करता है। बस सीधी पीठ के साथ बैठकर अपनी सांस पर ध्यान देना ही काफी है। यह आसान है और एक ही सत्र में फर्क महसूस होता है। 1988 के ओलंपिक की तीरंदाजी की स्वर्ण विजेता
एक 17 वर्षीय कोरियन लड़की ने कहा कि उसका मुख्य प्रशिक्षण ध्यान करना था, हर दिन 2 घंटे। ध्यान में सही करना जरूरी नहीं, सिर्फ अभ्यास जरूरी है। जैसे ही हम विचारों को बस सोच मानकर जाने देते हैं, वैसे ही हम हल्का महसूस करने लगते हैं। ध्यान से अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स उत्पन्न होती हैं, जो वही तरंगे हैं जो हमें सोने से पहले, धूप सेंकते समय या गर्म स्नान के बाद महसूस होती हैं। हम सभी के पास एक आंतरिक स्पा है, बस उसमें प्रवेश करना सीखना है। मनुष्य एक रिचुअल प्रेमी प्राणी है। मनुष्य हमेशा से ही किसी न किसी रिचुअल में व्यस्त रहा है। शिकार, खेती, खाना बनाना, परिवार पालना, ये सभी गतिविधियां हमारे समय को अर्थ देती थी। आज भी जापान जैसे देशों में रिचुअल का महत्व बना हुआ है। जापान के मुख्य धर्मों कन्फ्यूशियस, बुद्ध और शिंटो में नियमों से अधिक प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है। काम के दौरान तरीका, शिष्टाचार और प्रक्रिया परिणाम से ज्यादा मायने रखते हैं। रिचुअल हमें स्पष्ट लक्ष्य और नियम देते हैं, जिससे फ्लो में जाना आसान हो जाता है। जब आपके सामने कोई बड़ा लक्ष्य हो तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और हर हिस्से पर ध्यान दीजिए। परिणाम की चिंता ना करें, आनंद प्रक्रिया में है। याद रखें, रिचुअल्स ओवर गोल्स। सबसे खुश लोग वे नहीं होते जो सबसे ज्यादा हासिल करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो अपने जीवन में सबसे ज्यादा फ्लो में रहते हैं। फ्लो के जरिए अपना इकिगाई खोजिए। अब आप समझ चुके होंगे कि कौन सी गतिविधियां आपको फ्लो की स्थिति में ले जाती हैं। उन्हें एक कागज पर लिखिए और पूछिए, इन गतिविधियों में क्या समानता है? क्या आप अकेले करते हैं या दूसरों के साथ? क्या ये शारीरिक है या मानसिक? इनके उत्तरों में ही आपका इकिगाई छिपा हो सकता है। यदि नहीं, तो और गहराई में जाइए, नई चीजें आजमाइए जो आपके पसंदीदा कामों से मिलती जुलती हों। उदाहरण के लिए, अगर फोटोग्राफी से आपको फ्लो मिलता है, तो पेंटिंग भी आजमा सकते हैं। फ्लो एक रहस्य है, लेकिन यह एक मांसपेशी की तरह है। जितना अभ्यास करेंगे, उतना मजबूत होगा और उतने ही करीब पहुंचेंगे अपने इकिगाई के। चैप्टर 5, मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी, दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले लोगों की ज्ञानपूर्ण बातें। जब हमने इस किताब पर काम करना शुरू किया, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये पता लगाना नहीं था कि एक लंबा और खुशहाल जीवन जीने के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, बल्कि हम उन असली उस्तादों से मिलना चाहते थे जो इस कला को सच में जीते हैं। ओकिनावा में किए गए इंटरव्यू इतने खास थे कि उनके लिए हमने एक अलग चैप्टर रखा है, लेकिन उससे पहले इस भाग में हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय दीर्घायु चैंपियनों के जीवन दर्शन को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। हम बात कर रहे हैं सुपर सेंटिनरियन लोगों की, जो 110 वर्ष या उससे अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं। ये शब्द 1970 में नॉरिस मैकविटर ने गढ़ा था, जो द गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के संपादक थे। 1990 के दशक में इस शब्द का ज्यादा प्रयोग होने लगा जब विलियम स्ट्रॉस और नील हाउ की किताब जनरेशंस में इसका उल्लेख हुआ। आज दुनिया भर में लगभग 300 से 450 सुपर सेंटिनरियन माने जाते हैं, हालांकि इनमें से केवल 75 की उम्र को ही पक्के तौर पर प्रमाणित किया गया है। ये लोग कोई सुपरहीरो नहीं हैं, लेकिन औसत जीवन प्रत्याशा से कहीं अधिक जीने के कारण हम इन्हें विशेष सम्मान से देख सकते हैं। जैसे जैसे दुनिया भर में जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, सुपर सेंटिनरियन की संख्या भी बढ़ सकती है। एक स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीकर हम भी इस सूची में शामिल हो सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ लोगों की बातें जो वास्तव में लंबे जीवन के ज्ञाता हैं। मिसोंग ओकावा, एज 117 ईयर्स, खाओ और सो और तुम लंबे समय तक जीवित रहोगे। आराम करना भी सीखो। जेरेंटोलॉजी रिसर्च ग्रुप के अनुसार अप्रैल 2015 तक दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित महिला जापान के ओसाका की मिसोंग ओकावा थी, जिनका निधन 117 साल और 27 दिन की उम्र में हुआ। 1898 में जन्मी मिसाओ, जब स्पेन ने क्यूबा और फिलीपींस की अपनी कॉलोनी खोई, अमेरिका ने हवाई पर कब्जा किया और पेप्सी कोला लॉन्च हुई, तब से लेकर 3 शताब्दियों तक उन्होंने जीवन जिया। 110 साल की उम्र तक उन्होंने अपना ख्याल खुद ही रखा। जब विशेषज्ञों ने उनसे पूछा कि वो खुद की देखभाल कैसे करती हैं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, सुशी खाना और सोना, और शायद इसमें जीवन के प्रति उनका जबरदस्त जज्बा भी शामिल था। जब उनसे लंबी उम्र का रहस्य पूछा गया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुद से भी यही सवाल करती हूँ। यह इस बात का प्रमाण है कि जापान अभी भी दीर्घायु लोगों का केंद्र बना हुआ है। उसी साल जुलाई में सकरी मोमोई का निधन 112 साल और 150 दिन की उम्र में हुआ, जो उस समय दुनिया के सबसे उम्रदराज पुरुष थे। मरिया कैपोविलर, एज 116 ईयर्स, मैंने जीवन में कभी मांस नहीं खाया। 1889 में इक्वाडोर में जन्मी मारिया कैपोविलर को गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सबसे वृद्ध महिला के रूप में मान्यता दी। 2006 में 116 साल और 347 दिन की उम्र में निमोनिया के कारण उनका निधन हुआ। उन्होंने 3 बच्चों, 12 पोते पोतियों और 20 परपोते परपोतियों को पीछे छोड़ा।
107 साल की उम्र में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने अनुभव साझा किए। मैं खुश हूं और भगवान का शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने मुझे अब तक जिंदा रखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी लंबी उम्र जीऊंगी। मेरे पति एंटोनियो कैपोविला एक जहाज के कप्तान थे। उनका निधन 84 साल की उम्र में हुआ। हमारे 2 बेटियां और एक बेटा है और अब मेरे कई पोते पोतियां और परपोते हैं। पहले के जमाने अच्छे थे, लोग ज्यादा सभ्य थे, हम नाचते थे लेकिन संयम के साथ। मुझे मारिया नाम का गाना बहुत पसंद था। आज भी मैं वॉल्ट्ज डांस कर सकती हूँ। मैं अब भी कुछ क्राफ्ट्स बनाती हूँ जो मैंने स्कूल के समय सीखे थे। उन्होंने जब अपने पुराने दिन याद किए तो खुशी खुशी नाचने लगी, जैसे उनके अंदर आज भी जवानी बसी हो। जब उनसे लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं नहीं जानती, बस मैंने कभी मांस नहीं खाया। शायद वही कारण है। जॉन कैलमेंट, एज 122। सब कुछ ठीक है। जॉन कैलमेंट का जन्म 1875 में फ्रांस के आल्स शहर में हुआ था और 1997 में 122 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। यह अब तक की प्रमाणित सबसे लंबी उम्र है। वो मजाक में कहती थी कि मैं मैथुसेला से प्रतिस्पर्धा करती हूँ। 100 साल की उम्र तक उन्होंने साइकिल चलाई, 110 साल की उम्र तक अकेले रही और फिर नर्सिंग होम चली गई क्योंकि एक बार उनके अपार्टमेंट में छोटी सी आग लग गई थी। 120 साल की उम्र में उन्होंने धूम्रपान इसलिए छोड़ा क्योंकि अब उन्हें सिगरेट उठाने में कठिनाई होने लगी थी। उनके जीवन का एक रहस्य उनका ह्यूमर था। अपने 120वें जन्मदिन पर उन्होंने कहा, मैं ठीक से देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, महसूस नहीं कर सकती, लेकिन सब कुछ ठीक है। वॉल्टर ब्रूनिंग, एज 114। अगर तुम अपने मन और शरीर को व्यस्त रखोगे तो लंबे समय तक जीवित रहोगे। 1896 में मिनेसोटा में जन्मे वॉल्टर ब्रूनिंग 3 शताब्दियों के गवाह बने। उन्होंने 2011 में मोंटाना में प्राकृतिक कारणों से दुनिया को अलविदा कहा। उन्होंने 50 साल रेलवे में काम किया, 2 बार शादी की और 83 की उम्र में असिस्टेड लिविंग में चले गए। अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने कई इंटरव्यू दिए। उन्होंने कहा कि उनकी दीर्घायु का एक कारण ये था कि वे दिन में केवल 2 बार भोजन करते थे और जितना संभव हो उतना काम करते थे। 112वें जन्मदिन पर उन्होंने कहा, अगर तुम अपने शरीर और दिमाग को व्यस्त रखोगे तो तुम लंबा जीवन जियोगे। तब भी वे हर दिन व्यायाम करते थे। उन्होंने कहा, मौत से कभी मत डरना क्योंकि हर किसी को मरना ही है। अलेक्जेंडर इमच, एज 111। मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, बस यही वजह है। 1903 में पोलैंड में जन्मे अलेक्जेंडर इमच अमेरिका में रहते थे। वे एक केमिस्ट और पैरासाइकोलॉजिस्ट थे। 2014 में अपने पूर्ववर्ती के निधन के बाद वे विश्व के सबसे वृद्ध पुरुष घोषित किए गए और उसी साल जून में उनका निधन हो गया। जब उनसे उनकी दीर्घायु का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने कभी शराब नहीं पी और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ खास किया। मैं बस मरा नहीं हूं अभी तक। इकिगाई आर्टिस्ट्स, लंबे जीवन का रहस्य केवल सुपर सेंटिनरियन लोगों तक सीमित नहीं है। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने गिनेस रिकॉर्ड्स में नाम ना सही लेकिन हमें प्रेरणा और ऊर्जा से भर दिया है। आर्ट यानी कला, चाहे वो किसी भी रूप में हो, एक ऐसा इकिगाई है जो हमारे जीवन को खुशी और उद्देश्य देता है। होकुसाई, जापानी कलाकार जिन्होंने उकियो-ए शैली में अद्भुत चित्र बनाए, 88 साल तक जीवित रहे और 70 साल की उम्र के बाद उन्होंने लिखा, 70 की उम्र तक जो कुछ भी बनाया वो कुछ नहीं था। 73 की उम्र में मुझे असली प्रकृति की समझ थोड़ी बहुत आई। 100 की उम्र में मैं गहराई तक पहुंच जाऊंगा और 110 की उम्र में मेरे द्वारा बनाई हर रेखा जीवन से भरपूर होगी। क्रिस्टोफर प्लमर, एज 86। हम स्टेज पर मरना चाहते हैं, वो एक शानदार थिएटर जैसी विदाई होगी। ओसामू टेजुका, जापानी मंगा के जनक, की आखिरी इच्छा थी, बस मुझे काम करने दो। फ्रेडरिक वाइजमैन, एज 86। काम करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं पूरी लगन से करता हूँ। कामन हेरेरा, एज 100। मैं हमेशा अगले काम को पूरा करने का इंतजार करती हूँ, दिन ब दिन जीती हूँ। नेवर स्टॉप लर्निंग, सीखना कभी बंद मत करो। भले ही तुम बूढ़े हो जाओ, शरीर कांपने लगे, नसों में उथल पुथल मचे, तुम अपनी मोहब्बत को खो दो, तुम्हारी इज्जत पैरों तले अरौंद दी जाए, तब भी एक ही रास्ता है, सीखते रहो। T.H. वाइट, द वंस एंड फ्यूचर किंग। प्राकृतिक वैज्ञानिक एडवर्ड ओ विल्सन कहते हैं, मैंने इतने वर्षों में इतनी समझ बना ली है कि अब मैं जीवन के बड़े सवालों पर सोच सकता हूँ। हम कौन हैं, कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं। एल्जबेथ केली, एज 92। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम ज्यादा स्पष्टता और गहराई से चीजें देख पाते हैं। फ्रैंक गेरी, एज 86। तुम अपने समय के साथ जियो, पीछे मत देखो। अगर तुम अपने समय से जुड़े रहो, अखबार पढ़ो, दुनिया को समझो, तो तुम अपने समय में बने रहोगे। लॉन्जेविटी इन जापान, जापान में दीर्घायु का रहस्य।
दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे जीवन वाले लोग जापान में पाए जाते हैं। इसका कारण सिर्फ उनका आहार और हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, बल्कि उनकी संस्कृति है। सामुदायिक भावना और जीवन के अंतिम क्षण तक सक्रिय रहने की आदत उनके लंबे जीवन के दो मुख्य कारण हैं। अगर आप काम न होने पर भी व्यस्त रहना चाहते हैं तो आपको इकिगाई चाहिए, एक उद्देश्य जो आपकी जिंदगी को दिशा दे और समाज व खुद के लिए कुछ सुंदर और उपयोगी बनाने की प्रेरणा दे। चैप्टर 6 लेसन्स फ्रॉम जापान सेंटेनेरियंस। खुशहाल और लंबी उम्र के लिए जापानी बुजुर्गों से सीखे गए सबक। खुशी और दीर्घायु के लिए परंपराएं और कहावतें। ओगिमी की ओर यात्रा। ओगिमी पहुंचने के लिए हमें टोक्यो से ओकिनावा की राजधानी नाहा तक 3 घंटे की उड़ान लेनी पड़ी। कुछ महीने पहले हमने उस जगह की नगर परिषद से संपर्क किया था जिसे लंबी उम्र का गांव कहा जाता है। हमने उन्हें अपने दौरे का उद्देश्य बताया और यह भी कि हम वहां के सबसे बुजुर्ग लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं। कई बातचीतों के बाद हमें वहां रहने के लिए एक घर किराए पर मिल गया जो शहर के बाहर था। इस प्रोजेक्ट को शुरू किए हुए 1 साल हो चुका था और अब हम दुनिया के सबसे दीर्घायु लोगों के दरवाजे पर खड़े थे। वहां पहुंचते ही हमें महसूस हुआ जैसे समय थम गया हो। पूरा शहर ऐसा लगता था जैसे वो किसी शांत और सदा वर्तमान में जी रहा हो। ओगिमी में आगमन। नाहा से 2 घंटे की सड़क यात्रा के बाद ट्रैफिक का तनाव खत्म हो गया। बाईं ओर समुद्र और सुनसान समुद्र तट था और दाईं ओर ओकिनावा के येनबरू जंगलों की हरियाली। रूट 58 नागो से होते हुए, जहां प्रसिद्ध ओरियन बियर बनती है, ओगिमी तक तटीय रास्ते से गुजरती है। सड़क और पहाड़ के बीच थोड़े थोड़े अंतराल पर कुछ घर और दुकानें दिखती हैं। ओगिमी में घुसते ही हमें छोटे छोटे घरों के समूह दिखते हैं, लेकिन इस कस्बे का कोई स्पष्ट केंद्र नहीं है। अंत में हमारा जीपीएस हमें सेंटर फॉर द सपोर्ट एंड प्रमोशन ऑफ वेलबींग तक ले जाता है। यह एक साधारण सी इमारत है जो सड़क के किनारे बनी है। पीछे के दरवाजे से घुसते ही हमारी मुलाकात ताइरा नामक व्यक्ति से होती है। उसके साथ एक छोटी कद की खुशमिजाज महिला है जो खुद को युकी बताती हैं। 2 अन्य महिलाएं हमें कॉन्फ्रेंस रूम तक ले जाती हैं, जहां वे हमें हरी चाय और शिकवासा फल परोसती हैं, जो एक पौष्टिक खट्टा फल है। ताइरा अपने फॉर्मल सूट में हमारे सामने बैठते हैं और एक बड़ा प्लानर व एक बाइंडर खोलते हैं। युकी उनके पास बैठती हैं। बाइंडर में कस्बे के सभी निवासियों की उम्र और मोई क्लब के अनुसार सूची है। मोई का अर्थ है ऐसे लोगों का समूह जो एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसे परिवार। पैसे से ज्यादा ओगिमी में वॉलंटियर भावना जोरों पर है। हर कोई किसी न किसी तरह से योगदान देता है। ओगिमी कैप हेडो से पहले आखिरी कस्बा है जो पूरे द्वीप का उत्तरी छोर है। जब हम पहाड़ की ऊंचाई से नीचे देखते हैं तो लगभग हर जगह हरियाली ही दिखाई देती है। घर छोटे छोटे समूहों में समुद्र या घाटियों के पास हैं। साझा जीवन शैली। हम ओगिमी के एक रेस्तरां में खाने के लिए आमंत्रित किए गए, लेकिन वहां की तीनों टेबल पहले से बुक थी। कोई बात नहीं, युकी कहती हैं, हम चुरौमी चलते हैं। वहां हमेशा जगह मिल जाती है। वे 88 वर्ष की उम्र में अब भी खुद गाड़ी चलाती हैं। उनकी सहचालक 99 वर्ष की हैं और हमारे साथ दिन बिताना चाहती हैं। जंगल पार करने के बाद हम रेस्तरां पहुंचते हैं जो समुद्र के किनारे है और किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है। मेनू में बड़े अक्षरों में लिखा है स्लो फूड, जैविक सब्जियों से बना हुआ। लेकिन सच में युकी कहती हैं, भोजन सबसे जरूरी चीज नहीं है। वे सामाजिक, आत्मविश्वासी और सुंदर हैं। वे खुद को कई स्थानीय सरकारी संगठनों की डायरेक्टर बताती हैं। लंबी उम्र का राज है मुस्कुराना और जीवन का आनंद लेना। ओगिमी में बार नहीं है और रेस्तरां भी बहुत कम है, लेकिन यहाँ के लोग सामुदायिक केंद्रों के आसपास समृद्ध सामाजिक जीवन जीते हैं। शहर को 17 मोहल्लों में बांटा गया है। हर मोहल्ले का एक अध्यक्ष होता है जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों, त्योहारों, सामाजिक गतिविधियों और दीर्घायु की देखरेख करता है। येनबरू जंगल के बनागया जादुई जीव हैं जो येनबरू जंगलों में रहते हैं। वे लंबे लाल बालों वाले बच्चों जैसे दिखते हैं। ये बनियान पेड़ों में छिपते हैं और समुद्र में मछली पकड़ते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये जीव प्रकृति से गहरा लगाव रखते हैं और इनसे दोस्ती करनी है तो पेड़, पहाड़, हवा, समुद्र और जानवरों का सम्मान करना जरूरी है। एक जन्मदिन पार्टी। जब हम मोहल्ले के सामुदायिक केंद्र पहुंचते हैं तो 20 लोग बड़े गर्व से कहते हैं, हम में सबसे छोटा 83 साल का है। बातचीत के बाद हम 3 लोगों के जन्मदिन मनाने के लिए एक हॉल में जाते हैं। एक महिला 99 वर्ष की, एक 94 की और एक युवा 89 के हैं। सब मिलकर गाने गाते हैं अंग्रेजी में हैप्पी बर्थडे। फिर केक खाया जाता है और सब नाचने लगते हैं जैसे किसी 20 साल के युवक का जन्मदिन हो। यह उस हफ्ते की पहली लेकिन आखिरी पार्टी नहीं थी। आगे हम कराओके भी करेंगे, त्योहार भी देखेंगे। हर दिन को उत्सव बनाना। यहाँ हर दिन एक उत्सव जैसा होता है।
हम गेटबॉल देखने आमंत्रित किए जाते हैं। ओकिनावा के बुजुर्गों के बीच ये खेल बेहद लोकप्रिय है। इसमें एक हथौड़े जैसे डंडे से गेंद मारी जाती है। ये हल्का फुल्का खेल है जिसे कोई भी उम्र खेल सकती है। हमने खेला और एक 104 साल की महिला से हार गए। सब हंसते हैं। यहाँ आध्यात्मिकता भी उतनी ही अहम है। ओकिनावा के देवी देवता। ओकिनावा में मुख्य धर्म है रियुक्यू शिंतो। इसमें ताओवाद, कन्फ्यूशियस दर्शन, बौद्ध और शिंतो धर्म की परंपराएं जुड़ी हैं। इस मान्यता में माना जाता है कि हर चीज में आत्मा है, घर, जंगल, पेड़, पहाड़, सब में। ओकिनावा में 2 प्रकार के मंदिर होते हैं, उटाकी पत्थरों का समूह जहां प्रार्थना होती है, और उगांजू खुले मंदिर जहां अगरबत्ती और सिक्कों से पूजन होता है। महिलाओं को यहां आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ माना जाता है। युता महिलाएं जो आत्माओं से संपर्क करती हैं, एक विशेष स्थान रखती हैं। मबुई हर व्यक्ति की एक आत्मा होती है। मबुई यह अमर होती है और हमारे जीवन का मूल स्रोत है। माना जाता है कि कभी कभी किसी मरे हुए इंसान की आत्मा जीवित इंसान के शरीर में फंस जाती है, तब एक विशेष पूजा करनी पड़ती है ताकि वो आत्मा मुक्त हो सके। मबुई कभी कभी छूने या किसी चीज जैसे अंगूठी या तस्वीर के जरिए एक से दूसरे में स्थानांतरित भी हो सकती है। बुजुर्गों से मिले सबक। हमने हफ्ते भर में 100 बुजुर्गों का इंटरव्यू लिया। यहाँ उनकी कुछ सीखें हैं। चिंता मत करो, लंबा जीवन जीने का राज है। चिंता मत करो और दिल को जवान रखो। हर दिन लोगों को नमस्ते कहना और उनसे मिलना चिंता से बचाता है। अच्छी आदतें अपनाओ। मैं सुबह 6 बजे उठकर अपनी सब्जियों को देखता हूँ, वही मेरी खुशी है। मेरे हाथों का काम ही मेरी उम्र बढ़ाता है। हर दिन एक सा दिनचर्या रखें। व्यायाम, सैर, ध्यान, प्रार्थना, दोस्ती को रोज निभाओ। मेरा सबसे प्यारा काम है दोस्तों से मिलना। यही मेरा इकिगाई है। सुबह मैं बाहर जाकर बच्चों को नमस्ते कहती हूँ। धीरे और शांत जीवन जियो। धीरे चलो, तनाव से बचो। यही लंबी उम्र का मूल मंत्र है। हर मौसम का आनंद लो। सकारात्मक सोच रखो। हर सुबह कहो, आज ऊर्जा से भरपूर होगा। मैं 98 की हूँ पर खुद को युवा मानती हूँ। हंसो, मुस्कुराओ, यही सबसे जरूरी है। ओगिमी की जीवन शैली की कुंजी। 100% लोग अपनी सब्जियां खुद उगाते हैं। सभी किसी न किसी मोहल्ला संघ के सदस्य हैं। हर छोटी चीज का उत्सव होता है। उनका एक या एक से अधिक इकिगाई होता है, पर वे इसे बोझ नहीं बनाते। चैप्टर 7 द इकिगाई डाइट। सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोग क्या खाते पीते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जापान में दुनिया की सबसे लंबी औसत आयु पाई जाती है। पुरुषों के लिए 85 वर्ष और महिलाओं के लिए 87.3 वर्ष। इसके अलावा जापान में प्रति 10 लाख लोगों पर 520 से अधिक शतायु 100 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। नीचे दिए गए आंकड़े जापान, उसकी प्रांत ओकिनावा, स्वीडन और अमेरिका की जीवन प्रत्याशा की तुलना दिखाते हैं। जापान की औसत जीवन प्रत्याशा वैसे ही बहुत ऊंची है, लेकिन ओकिनावा की औसत इससे भी अधिक है। ओकिनावा युद्ध से पुनर्जीवन तक। ओकिनावा जापान का वो क्षेत्र है जो द्वितीय विश्व युद्ध से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। युद्ध के दौरान और बाद में भूख और संसाधनों की कमी के कारण 1940 और 1950 के दशक में वहां की जीवन प्रत्याशा बहुत कम थी। लेकिन समय के साथ जब ओकिनावा ने पुनर्निर्माण किया तो वहां के लोग जापान के सबसे दीर्घायु नागरिकों में शामिल हो गए। जापानियों की दीर्घायु का रहस्य क्या है? ओकिनावा ऐसा क्या करता है जो इसे बाकी सबसे बेहतर बनाता है? विशेषज्ञों का कहना है कि ओकिनावा जापान का एकमात्र प्रांत है जहां रेलगाड़ियां नहीं चलती, इसलिए लोग ज्यादातर पैदल चलते हैं या साइकिल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा ओकिनावा अकेला प्रांत है जहां लोग प्रतिदिन 10 ग्राम से कम नमक का सेवन करते हैं, सरकार की सिफारिश के अनुसार। ओकिनावा का चमत्कारी आहार। ओकिनावा में हृदय रोगों से मृत्यु दर जापान में सबसे कम है और इसका श्रेय वहां के आहार को दिया जाता है। ओकिनावा डाइट पर दुनिया भर के पोषण सम्मेलनों में चर्चा होती रहती है। डॉक्टर मकोतो सुजुकी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ द रियोक्यूज में कार्डियोलॉजिस्ट हैं, 1970 से ओकिनावा की पोषण और उम्र बढ़ने पर 700 से अधिक वैज्ञानिक लेख प्रकाशित कर चुके हैं। ब्रैडली जे विलकॉक्स और डी क्रेग विलकॉक्स ने उनके साथ मिलकर एक किताब लिखी, द ओकिनावा प्रोग्राम, जिसे इस विषय पर सबसे विश्वसनीय माना जाता है। उनकी प्रमुख खोजें थीं विविधता प्रधान आहार। ओकिनावा के लोग हर दिन 18 प्रकार के अलग अलग खाद्य पदार्थ खाते हैं। जीवन भर वे करीब 206 तरह के खाद्य मसालों सहित नियमित रूप से खाते हैं। रंग बिरंगे फल सब्जियां। प्रतिदिन कम से कम 5 सर्विंग फल और सब्जियां, जिनमें कम से कम 7 अलग अलग प्रकार की होती हैं। उनका नियम है इंद्रधनुष खाओ, जैसे लाल मिर्च, गाजर, पालक, फूलगोभी, बैंगन आदि।
सब्जियां और सोया उत्पाद प्रधान आहार, आलू, दालें और टोफू जैसे सोया उत्पाद उनकी डाइट के मुख्य भाग हैं। उनके कुल कैलोरी का 30% इन्हीं से आता है। अनाज आधारित भोजन, सफेद चावल उनका मुख्य भोजन है, जिसमें कभी कभी नूडल्स भी शामिल होते हैं। बहुत कम चीनी का सेवन, अगर लेते भी हैं तो गन्ने की चीनी का। वे गन्ने का रस भी पीते हैं जो कैंसररोधी गुणों से भरपूर होता है। मांस और मछली, हफ्ते में लगभग 3 बार मछली और 1-2 बार सुअर का मांस खाते हैं। कम कैलोरी, कम नमक, जापान के बाकी हिस्सों की तुलना में ओकिनावा के लोग 1/3 कम चीनी और आधा नमक 7 ग्राम रोज खाते हैं। उनका औसत कैलोरी सेवन 1785 है, जबकि बाकी जापान में ये 2068 है। हारा हाचिबो, ये जापानी परंपरा है 80% पेट भरने पर खाना बंद कर देना। मतलब जब लगे कि अब बस थोड़ा और खा सकते हैं, उसी समय खाना बंद कर दें। इस आदत की शुरुआत करने का आसान तरीका है मिठाई छोड़ दें या खाना थोड़ा कम लें। जापान में आमतौर पर भोजन छोटे छोटे प्लेटों में एक साथ परोसा जाता है, जैसे एक में चावल, एक में सब्जी, एक कटोरी मिसो सूप और कुछ हल्की चीजें। इससे भोजन विविध और सीमित मात्रा में होता है। ये परंपरा ज़ेन बौद्ध ग्रंथ ज़ाज़न यूजिन की 12वीं सदी में भी वर्णित है, जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी भूख से 2/3 खाना चाहिए। पूर्वी बौद्ध मठों में यह आम प्रथा है। कम खाओ, लंबा जियो। अत्यधिक कैलोरी लेने से शरीर आलसी हो जाता है और ऊर्जा का ज्यादा हिस्सा पाचन में खर्च होता है, जबकि सीमित कैलोरी लेना दीर्घायु में सहायक होता है। कम कैलोरी लेने से शरीर में IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 नामक प्रोटीन का स्तर कम होता है, जो उम्र बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। शोध बताते हैं कि सीमित कैलोरी वाला आहार मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, सूजन, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से बचाव में मदद करता है। वैकल्पिक तरीका, हर दिन 80% नियम का पालन न कर सके तो हफ्ते में 1 से 2 दिन उपवास रखें। 5:2 डाइट, हफ्ते में 2 दिन 500 कैलोरी से कम खाना और बाकी 5 दिन सामान्य आहार। उपवास पाचन तंत्र को आराम देता है और शरीर को अंदर से साफ करता है। ओकिनावा डाइट में पाए जाने वाले 15 प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट, ये तत्व कोशिकाओं में ऑक्सीकरण को धीमा करते हैं और फ्री रेडिकल से लड़ते हैं जो उम्र बढ़ाते हैं। प्रतिदिन खाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट युक्त 15 प्रमुख खाद्य, टोफू, मिसो, टूना मछली, गाजर, गोया, कड़वा तरबूज, कुंबू, समुद्री केल्प, पत्ता गोभी, अनोरी, समुद्री शैवाल, प्याज, सोया स्प्राउट्स, हेचिमा, ककड़ी जैसा फल, सोयाबीन, कच्चे या उबले, शकरकंद, मिर्च, सानपिन-चा, जैस्मिन चाय। सानपिन-चा, ओकिनावा की प्रिय चाय सानपिन-चा, ग्रीन टी और जैस्मिन फूलों का मिश्रण है। यह वहां की सबसे ज्यादा पी जाने वाली चाय है। एक अध्ययन 1988 हिरोको शो बताता है कि यह चाय कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। जैस्मिन के फायदे, दिल की बीमारी का खतरा घटाना, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, तनाव को कम करना। ओकिनावावासी औसतन 3 कप सानपिन-चा रोज पीते हैं। अगर वही मिश्रण न मिले तो जैस्मिन या ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी के रहस्य, ग्रीन टी को सदियों से औषधीय माना गया है। ये शरीर को कई तरह से लाभ देती है। कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करना, ब्लड शुगर घटाना, रक्त संचार सुधारना, फ्लू से बचाव, हड्डियों को मजबूती, संक्रमण से सुरक्षा, UV किरणों से बचाव, डिटॉक्स और मूत्रवर्धक गुण। व्हाइट टी, इसमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। 1 कप व्हाइट टी 12 ग्लास संतरे के रस जितनी ताकत रखती है। निष्कर्ष, रोजाना ग्रीन या व्हाइट टी पीना शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम करता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। शिकुवासा, ओकिनावा का सुपर फ्रूट, ये खट्टा नींबू जैसा फल ओकिनावा का खास है और ओगिमी इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। स्वाद, नींबू और संतरे के बीज का, बिना पानी मिलाए इसे पीना कठिन होता है। इसमें नोबिलेटिन नामक फ्लावनॉइड होता है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये तत्व धमनियों में रुकावट, कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज, मोटापे से बचाता है। इसमें विटामिन सी, बीटा कैरोटीन और मिनरल्स भी होते हैं। इसका उपयोग पकवानों में स्वाद बढ़ाने और केक आदि में होता है। पश्चिम के लिए एंटीऑक्सीडेंट गाइड, ब्रिटेन के डेली मिरर ने 2010 में उम्र बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों की सूची प्रकाशित की। सब्जियां, ब्रोकली, पालक, पानी, मिनरल्स, फाइबर से भरपूर। मछली, साल्मन, टूना, सार्डिन, वसा में एंटीऑक्सीडेंट। फल, नींबू, स्ट्रॉबेरी, खुबानी, विटामिन और टॉक्सिन्स निकालते हैं। बेरीज, ब्लूबेरी, गोजी बेरी, फाइटोकेमिकल से भरपूर। सूखे मेवे, ऊर्जा और एंटीऑक्सीडेंट। अनाज, ओट्स, गेहूं, ऊर्जा और मिनरल्स।
ऑलिव ऑयल त्वचा में निखार लाता है। रेड वाइन थोड़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और रक्त संचार के लिए अच्छा। किन चीजों से बचें? रिफाइंड शुगर, प्रोसेस्ड बेक्ड आइटम्स, पैक्ड फूड, गाय का दूध और उसके उत्पाद। इन खाद्य नियमों का पालन करने से आप जवान महसूस करेंगे और जल्दी बुढ़ापे से बचेंगे। चैप्टर 8 जेंटल मूवमेंट्स, लॉन्गर लाइफ, स्वस्थ और लंबी उम्र के लिए पूर्वी व्यायाम विधियां। परिचय। ब्लू जोन्स पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोग वे नहीं होते जो सबसे ज्यादा व्यायाम करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो अपने दिन भर की दिनचर्या में लगातार गतिशील रहते हैं। जब हम ओगिमी, जो कि दीर्घायु लोगों का गांव माना जाता है, गए तो हमने देखा कि वहां के 80 से 90 वर्ष के बुजुर्ग भी बहुत सक्रिय रहते हैं। वे घर में खिड़की से बाहर झांकते हुए या अखबार पढ़ते हुए समय नहीं बिताते। वहां के लोग बहुत चलते हैं, पड़ोसियों के साथ कराओके करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और नाश्ता करने के बाद कभी कभी उससे पहले ही बगीचे की निराई करने बाहर निकल जाते हैं। वे जिम नहीं जाते या बहुत तेज कसरत नहीं करते, लेकिन उनके जीवन की दिनचर्या में शरीर की हलचल कभी रुकती नहीं। सिर्फ कुर्सी से उठ जाना भी एक व्यायाम है। गेविन ब्रैडली, जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, कहते हैं, बैठे रहने के 30 मिनट बाद मेटाबॉलिज्म 90% तक धीमा हो जाता है। जो एंजाइम खतरनाक फैट को धमनियों से मांसपेशियों तक ले जाते हैं, वे भी धीमे हो जाते हैं। और 2 घंटे बाद अच्छा कोलेस्ट्रॉल 20% तक गिर जाता है। बस 5 मिनट के लिए उठ जाना ही शरीर को फिर से चालू कर सकता है। ये चीजें इतनी आसान है कि बेवकूफी जैसी लगती हैं। अगर आप किसी शहर में रहते हैं जहां प्राकृतिक रूप से हिलना डुलना मुश्किल है, तो आप उन व्यायामों की ओर रुख कर सकते हैं जो सदियों से शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते आए हैं। पूर्वी अभ्यासों की शक्ति, योग, ताई ची और क्यूगुंग जैसी पूर्वी विधियां शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती हैं। ये सिर्फ व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन शैली है जो व्यक्ति को आनंद, शक्ति और शांति से भर देती हैं। इनमें से कई विधियां उम्रदराज लोगों के लिए भी बेहद अनुकूल हैं क्योंकि ये हल्की, नियंत्रित और सधी हुई होती हैं। ताई ची के लाभ: ऑस्टियोपोरोसिस और पार्किंसंस के लक्षणों की प्रगति को धीमा करना, रक्त संचार बेहतर करना, मांसपेशियों की टोन और लचीलापन बढ़ाना, तनाव और अवसाद से लड़ने में मदद, जरूरत नहीं दौड़ने की या जिम जाने की। जैसे जापानी शतायु बताते हैं, हर दिन सिर्फ थोड़ी सी गतिविधि भी लंबे जीवन की कुंजी हो सकती है। यदि आपको ये विधियां पसंद नहीं आती, तो ऐसी कोई भी गतिविधि चुनिए जो आपको पसंद हो और जिसमें शरीर चलता रहे। सुबह की शुरुआत। रेडियो ताइसो, ये हल्की फुल्की व्यायाम विधि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की है। पहले इसे रेडियो पर सुनकर किया जाता था, अब लोग इसे टीवी या इंटरनेट पर देखकर करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एकता और सामूहिकता की भावना को बढ़ावा देना है। यह व्यायाम स्कूलों में कक्षा से पहले और दफ्तरों में काम शुरू होने से पहले समूह में किया जाता है। ओगिमी में हमने पाया कि लगभग हर व्यक्ति इसे करता है, इवन वृद्धाश्रम के निवासी भी। कुछ लोग व्हीलचेयर में बैठकर भी इसका अभ्यास करते हैं। रेडियो ताइसो के लाभ: दिन की शुरुआत में शरीर को सक्रिय बनाना, सभी जोड़ों की गति बढ़ाना, कम समय में अधिक प्रभाव। एक लोकप्रिय अभ्यास, दोनों हाथ सिर के ऊपर उठाना और गोल घेरे में नीचे लाना। ये सरल लग सकता है, लेकिन हमारी आधुनिक दिनचर्या में हम शायद ही कभी हाथ सिर के ऊपर उठाते हैं। रेडियो ताइसो हमें शरीर की मूलभूत गतिविधियां अभ्यास में लाने का अवसर देता है। योग, शरीर और आत्मा का मिलन। भारत से निकली यह विधा अब पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, खासकर जापान और पश्चिमी देशों में। योग का उद्देश्य है शरीर और मन को जोड़ना। योग के प्रमुख उद्देश्य: हमारे मूल स्वभाव के करीब लाना, मानसिक और शारीरिक शुद्धि, दिव्यता की ओर अग्रसर करना। योग के प्रकार: ज्ञान योग, बुद्धि और मानसिक विकास का मार्ग। कर्म योग, सेवा और कर्तव्य की भावना से प्रेरित कार्य। भक्ति योग, भक्ति और समर्पण का मार्ग। मंत्र योग, मंत्रों के जाप से मानसिक शांति। कुंडलिनी योग, ऊर्जा जागरण के लिए विभिन्न विधियां। राजयोग, आत्मिक एकता के लिए अनेक चरणों से बना मार्ग। हठ योग, आसनों द्वारा संतुलन प्राप्त करना, पश्चिमी देशों और जापान में सबसे लोकप्रिय। सूर्य नमस्कार कैसे करें? सन सैल्यूटेशन, ये हठ योग का सबसे प्रसिद्ध अभ्यास है। इसमें 12 सरल चरण होते हैं जो शरीर को ऊर्जावान और लचीला बनाते हैं। मुख्य चरण संक्षेप में: सीधे खड़े हो, शरीर ढीला रखें, हाथ जोड़ें, सिर के ऊपर उठाएं, पीछे झुकें, आगे झुकें, हाथ जमीन पर। विभिन्न मुद्राओं में सांस की लय से जुड़ी हलचल, आगे पीछे पैर, पीठ झुकाना, शरीर उठाना और अंत में फिर प्रारंभिक स्थिति में लौटना। ताई ची, धीमी चाल में जीवन की शक्ति। ताई ची चीन की प्राचीन मार्शल आर्ट है जो आत्मरक्षा के साथ साथ आत्मिक विकास और स्वास्थ्य का साधन भी है।
प्रमुख शैलियाँ: चेन शैली, धीमी और तीव्र चाल का मिश्रण; यांग शैली, सबसे लोकप्रिय, धीमी और लयबद्ध वो शैली; छोटे, नपे तुले, शांतिपूर्ण गति; हाव शैली, आंतरिक आंदोलनों पर केंद्रित। ताई ची के 10 सिद्धांत: सिर को सीधा रखें और ऊर्जा वहीं केंद्रित करें। छाती को ढीला रखें, पीठ सीधी, कमर ढीली रखें। ये शरीर का नियंत्रण केंद्र है। भारी और हल्के भागों की पहचान करें, कंधों को आराम दें, शरीर से ज्यादा दिमाग की गति को प्राथमिकता दें। ऊपरी और निचले शरीर का तालमेल बनाएं, आंतरिक और बाहरी समन्वय रखें, गति का बहाव ना टूटे। गति में भी शांति खोजें। वेव हैंड्स लाइक क्लाउड्स, बादलों जैसी गति। ये ताई ची की एक लोकप्रिय मुद्रा है जिसमें हाथों को इस प्रकार घुमाया जाता है मानो बादलों का रूप बना रहे हों। मुख्य क्रियाएं: हाथ आगे बढ़ाना, पेड़ को गले लगाने जैसी मुद्रा बनाना, एक हाथ ऊपर, दूसरा नीचे लाना, वजन को एक पैर से दूसरे में स्थानांतरित करते हुए धीरे धीरे हाथों को पुनः व्यवस्थित करना। चीगोंग, जीवन ऊर्जा का अभ्यास। ची का अर्थ है जीवन शक्ति और गोंग का अर्थ है अभ्यास। यह आत्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए अभ्यासों का संयोजन है। मुख्य लाभ: मस्तिष्क तरंगों में सुधार, हार्मोन संतुलन, हृदय रोगों में मृत्यु दर कम, रक्तचाप नियंत्रित, हड्डियों की मजबूती, मानसिक क्षमता में वृद्धि। सही अभ्यास के 5 अंग: त्योशेन, शरीर की मुद्रा; त्योशई, सांस का संतुलन; त्योहसिन, मन की शांति; त्योची, ऊर्जा का प्रवाह; त्योशन, आत्मा का संतुलन। 5 तत्वों के अभ्यास: पृथ्वी, अर्थ, पैरों को फैलाकर, सांस लेते हुए हाथ कंधों तक उठाएं, सांस छोड़ते हुए हाथ पेट तक लाएं। जल, वाटर, स्क्वाट की स्थिति में जाकर पीठ को फैलाएं, फिर सामान्य स्थिति में लौटें, 3 बार दोहराएं। काष्ठ, वुड, हाथों को सकल बनाते हुए ऊपर उठाएं, नीचे लाकर पहले की स्थिति में लौटें, 3 बार। धातु, मेटल, हाथों को छाती तक उठाकर एक दूसरे के पास लाएं और दूर करें, 3 बार। अग्नि, फायर, हाथों को दिल के पास लाकर घुमाएं, एक हाथ ऊपर, दूसरा नीचे ले जाएं, शरीर को दाएं बाएं घुमाते हुए दोहराएं। सीरीज का समापन: हाथों को कंधों तक उठाएं, सांस लें, धीरे धीरे हाथ नीचे लाकर प्रारंभिक मुद्रा में लौटाएं। शियात्सु, ऊर्जा संतुलन के लिए दबाव चिकित्सा। ये जापान में विकसित एक तकनीक है जिसमें अंगूठे और हथेलियों से दबाव देकर शरीर में ऊर्जा का संतुलन स्थापित किया जाता है। इसे विशेष रूप से गठिया जैसी बीमारियों के लिए बनाया गया था, लेकिन ये पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सुधारने में मदद करता है। चाहे वो कोई नामधारी तकनीक हो या बस एक अभ्यास, उसका प्रभाव उसकी विधि और अभ्यास की शुद्धता पर निर्भर करता है। निष्कर्ष: इन सभी व्यायाम विधियों, योग, ताई ची, क्यूगोंग और शियात्सु का मुख्य उद्देश्य है शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करना। ये व्यायाम न सिर्फ उम्र बढ़ाते हैं बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर बनाते हैं। अब बारी है उठने, सांस लेने और खुद को नई ऊर्जा से भर देने की। आपका स्वास्थ्य आपकी शक्ति है। अध्याय 9, रेजिलियंस एंड वाबी साबी। जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करें बिना तनाव और चिंता से बूढ़े हुए। लचीलापन, रेजिलियंस क्या है? हर वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन का इकिगाई स्पष्ट रूप से खोज लिया है, उसमें एक चीज समान होती है, वो अपने जुनून के पीछे हर हाल में चलता है। वो कभी हार नहीं मानता, चाहे परिस्थितियां उसके खिलाफ हों या उसे बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़े। हम यहाँ लचीलापन की बात कर रहे हैं, एक ऐसा विचार जो आजकल मनोविज्ञान में काफी महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन लचीलापन केवल कठिनाइयों में डटे रहने की क्षमता नहीं है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि यह जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का नजरिया भी है, ताकि हम चिंता और नकारात्मक भावनाओं में बहने से बच सकें। अंतिम भाग में हम ऐसे तरीकों की बात करेंगे जो सामान्य लचीलापन से भी आगे जाकर एंटी फ्रेजिलिटी यानी झटकों से और मजबूत बनने की क्षमता को विकसित करने में मदद करते हैं। समय के साथ हम सभी को कठिन क्षणों का सामना करना ही पड़ता है, और हम इनका कैसे सामना करते हैं यही हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करता है। इसके लिए मन, शरीर और भावनात्मक शक्ति का अभ्यास बहुत जरूरी है। नाना कोरोबी या ओकी, 7 बार गिरो, 8वीं बार उठो। जापानी कहावत, लचीलापन यानी जीवन की असफलताओं से उबरने की ताकत। जितना अधिक लचीला हमारा स्वभाव होगा, हम उतनी ही जल्दी अपनी जिंदगी के मायने और उद्देश्य की ओर लौट पाएंगे। लचीले लोग हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हैं और निराशा के आगे झुकते नहीं। उनका लचीलापन उनकी शक्ति का स्रोत होता है। वे बदलावों को अपनाते हैं और भाग्य के उलटफेर को सहजता से स्वीकारते हैं। वे उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नियंत्रित कर सकते हैं,
और बाकी की चिंता नहीं करते। सेरेनिटी प्रेयर की पंक्तियों में रेनहोल्ड नीबर ने कहा, हे ईश्वर, हमें वो शांति दो जिससे हम उन्हें स्वीकार सके जिन्हें बदला नहीं जा सकता, हमें वो साहस दो जिससे हम उन्हें बदल सके जिन्हें बदला जा सकता है, और हमें वो बुद्धि दो जिससे हम इन दोनों में फर्क समझ सकें। बौद्ध और स्टोइक दृष्टिकोण से भावनात्मक लचीलापन। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नेपाल के कपिलवस्तु में एक राजकुमार के रूप में जन्मे। महलों में ऐश्वर्य से घिरे, उन्होंने 16 की उम्र में विवाह किया और एक पुत्र हुआ। लेकिन भौतिक सुख उन्हें संतोष नहीं दे सका। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक तपस्वी जीवन अपनाया, लेकिन उन्होंने जाना कि न तो ऐश्वर्य और न ही कठोर तप उन्हें वास्तविक सुख दे सकते हैं। उन्होंने ये समझा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जीवन के सुखों से मुंह नहीं मोड़ता, बल्कि उन्हें भोगते हुए भी उनसे बंधा नहीं रहता। ज़ीनो ऑफ सिटियम ने भी प्रारंभ में कठोर तपस्वी सिनिक्स के साथ अध्ययन किया, लेकिन उन्होंने देखा कि इस जीवनशैली से भी उन्हें संतोष नहीं मिला। तब उन्होंने स्टोइसिज्म की स्थापना की, एक ऐसी विचारधारा जो कहती है कि जीवन के सुखों का आनंद लिया जा सकता है, बशर्ते वे हमारे जीवन पर हावी न हो जाएं। स्टोइसिज्म और बौद्ध दर्शन दोनों का उद्देश्य भावनाओं, इच्छाओं और अहंकार पर नियंत्रण पाना है। स्टोइक्स मानते हैं कि भावनाओं पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति ही सद्गुणी होता है। क्या सबसे बुरा हो सकता है? हम नौकरी पाते हैं और कुछ समय बाद बेहतर की तलाश शुरू हो जाती है। लॉटरी जीतते हैं, कार खरीदते हैं, फिर नाव की चाह में लग जाते हैं। जिसे पाने के लिए तरस रहे थे वो साथी मिल जाता है, फिर भी मन भटकने लगता है। इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। स्टोइक्स मानते हैं कि ऐसी अतृप्त इच्छाएं जीवन में शांति नहीं लाती। उनका लक्ष्य होता है एपैथेया, एक ऐसी अवस्था जहां नकारात्मक भावनाएं जैसे चिंता, डर, शर्म, क्रोध, ईर्ष्या न हो और सकारात्मक भावनाएं जैसे प्रेम, कृतज्ञता और आनंद विद्यमान हो। इसके लिए स्टोइक्स नकारात्मक कल्पना, नेगेटिव विजुअलाइजेशन करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर सब कुछ छिन जाए तो कैसा होगा। सेनेका, जो प्राचीन रोम के सबसे अमीर लोगों में थे, हर रात यह अभ्यास करते थे और कभी कभी वास्तव में एक सप्ताह बिना नौकरों या स्वादिष्ट भोजन के रहते थे, ताकि समझ सके कि सबसे बुरा होने पर भी वे संतुलन में रह सकते हैं। स्वस्थ भावनाओं के लिए ध्यान, मेडिटेशन। ज़ेन बौद्ध ध्यान सिखाता है कि हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को केवल देखें, उनमें बहे नहीं। यह अभ्यास हमें ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष से मुक्त करता है। बौद्ध मंत्र ओम मणि पद में हूं में हर ध्वनि एक नकारात्मक भावना को शुद्ध करती है। ओम अहंकार से मुक्ति, म ईर्ष्या से मुक्ति, नी कामना और वासना से मुक्ति, पद पक्षपात से मुक्ति, में लोभ से मुक्ति, हूं घृणा से मुक्ति। वर्तमान में जीना और नश्वरता को स्वीकारना। बौद्ध और स्टोइक दर्शन दोनों ये सिखाते हैं कि वर्तमान ही सच्चा समय है। थिच न्यात हान कहते हैं, वर्तमान क्षण ही एकमात्र क्षण है जिसमें आप सच में जीवित हैं। स्टोइक्स हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया और उसके लोग क्षणभंगुर हैं, एक पत्ता भी पवन में गिर सकता है। ये हमें वर्तमान की सराहना करना सिखाता है। सेनेका कहते हैं, मनुष्य की सारी चीजें क्षणिक और नष्ट होने योग्य होती हैं। वाबी सभी और इची गो इचिए। वाबी सभी जापानी सौंदर्य शास्त्र का वो विचार है जो कहता है कि अपूर्णता, अस्थिरता और क्षणभंगुरता में भी सुंदरता है। एक टूटी फूटी प्याली, असमतल दीवार, इन्हीं में प्रकृति की झलक होती है। इची गो इची ई का अर्थ है, ये क्षण केवल अब है, फिर कभी नहीं आएगा। हर मुलाकात अनोखी होती है, इसलिए उसे पूरी उपस्थिति से जीना चाहिए। जापान में लकड़ी की इमारतें इस भावना से बनती हैं कि वे अस्थायी हैं और उन्हें भविष्य की पीढ़ियां फिर से बनाएंगी। इसे श्राइन को हर 20 साल में दोबारा बनाया जाता है, क्योंकि परंपरा भवन से अधिक मूल्यवान होती है। लचीलापन, एंटीफ्रेजिलिटी। ग्रीक पौराणिक कथा के अनुसार जब हर्क्यूलिस ने पहली बार हाइड्रा से लड़ा तो उसने देखा कि हर कटे सिर की जगह 2 नए सिर उगाते थे, यानी जितना उसे चोट पहुंचाई जाती वो उतना ही मजबूत होती। नैसीम निकोलस तालब कहते हैं कि ऐसे लोगों, वस्तुओं या प्रणालियों को जो नुकसान से और मजबूत होते हैं, उन्हें एंटी फ्रेजाइल कहा जाना चाहिए। रेजिलियंस आपको पहले जैसा बनाए रखता है, लेकिन एंटी फ्रेजिलिटी आपको पहले से बेहतर बना देता है। उदाहरण, 2011 के जापानी सुनामी में कुछ शहर नष्ट हो गए, लेकिन कुछ जैसे इशिनिमकी और केसेनुमा कुछ वर्षों में फिर से बस गए। ये लचीले थे। वहीं फुकुशिमा के परमाणु संयंत्र को नुकसान से उबरने की तैयारी नहीं थी, वो नाजुक साबित हुआ। लेकिन बड़ी निर्माण कंपनियों ने इस विपत्ति से लाभ उठाया, वे एंटी फ्रेजाइल साबित हुई। कैसे बने एंटी फ्रेजाइल? 1. विकल्प रखें, रिडंडेंसी बनाएं। सिर्फ एक आमदनी पर न रहें, अपना शौक, छोटी नौकरियां या व्यापार से और आय के स्रोत बनाएं। 2. जोखिम को बांटें, स्मॉल रिस्क्स लें।
जैसे निवेश में 90% सुरक्षित जगह लगाएं और 10% ऐसे स्टार्टअप में जिनसे बड़ा मुनाफा हो सकता है। 3. कमजोरियां पहचानें और हटाएं। अपने आप से पूछें, क्या चीजें मुझे कमजोर बनाती हैं? अनुचित लोगों से दूरी बनाएं, बेमतलब आदतें छोड़ें, डिजिटल समय सीमित करें, कर्ज चुकाएं। हर झटका एक सीख है। एंटी फ्रेजिलिटी अपनाकर हम हर चोट से मजबूत बन सकते हैं। टैलब कहते हैं, हमें जीवन में अस्थिरता, अराजकता, खोज, अनिश्चितता और खुद से भेंट की जरूरत है। यही जीवन को जीने लायक बनाते हैं। वाबी सभी सिखाता है कि जीवन अपूर्ण है और इकिगाई ये कि हर क्षण अनंत संभावनाओं से भरा होता है, बस जरूरत है उसे महसूस करने की। लर्निंग फ्रॉम द बुक इकिगाई, द आर्ट ऑफ लिविंग। मित्सुओ आइडा 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण कैलीग्राफर और हाइकू कवियों में से एक थे। वो जापान के उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक विशेष इकिगाई को समर्पित किया, भावनाओं को 17 अक्षरों की छोटी कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त करना, शोडो, जापानी ब्रश कैलीग्राफी के जरिए। आइडा की कई हाइकू कविताएं वर्तमान क्षण के महत्व और समय के प्रवाह पर आधारित होती हैं। उनकी एक प्रसिद्ध कविता का भावार्थ है, इस क्षण में, यहाँ और अभी, मेरी जिंदगी केवल तुम्हारी जिंदगी है। एक अन्य कविता में वह लिखते हैं, यहाँ, अभी, यह एक ऐसा कलात्मक भाव है जो मोनो नो अवारे, क्षणभंगुरता की मधुर उदासी को दर्शाता है। अगली कविता इकिगाई को अपने जीवन में लाने के एक रहस्य को छूती है। खुशी हमेशा आपके दिल द्वारा तय होती है। एक और सरल लेकिन प्रेरणादायक पंक्ति, जैसे हो वैसे ही बने रहो, अपने रास्ते से मत हटो। एक बार जब आप अपना इकिगाई खोज लेते हैं तो हर दिन उसे अपनाना और संजोना आपके जीवन को अर्थपूर्ण बना देता है। जैसे कोई कलाकार अपनी कैनवास पर चित्र बनाता है या एक शेफ जो 50 वर्षों बाद भी प्यार से सुशी बना रहा हो, वैसा ही फ्लो यानी आनंदपूर्ण लय आपके हर काम में आने लगती है। निष्कर्ष, हर किसी का इकिगाई अलग होता है, लेकिन हम सब में एक चीज समान होती है, हम सभी अपने जीवन में अर्थ ढूंढ रहे हैं। जब हम उस चीज से जुड़े होते हैं जो हमारे लिए मायने रखती है, तो हम जिंदगी को पूरी तरह जीते हैं। और जब उस जुड़ाव को खो देते हैं तो जीवन हमें खाली और दिशाहीन लगने लगता है। आधुनिक जीवन हमें हमारी असली प्रकृति से दूर ले जाता है। पैसा, ताकत, प्रसिद्धि और सफलता जैसी बाहरी चीजें हमें हर दिन भटका सकती हैं, लेकिन हमें इन्हें अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमारी इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान और क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, हमारे भीतर के शक्तिशाली दिशा सूचक हैं जो हमें हमारे इकिगाई से जोड़ सकते हैं। जो चीजें आपको खुशी देती हैं उनका पीछा कीजिए, और जो नहीं देती उन्हें छोड़ दीजिए या बदल दीजिए। जिज्ञासा के पीछे चलिए और उन कामों में खुद को व्यस्त रखिए जो आपके जीवन को अर्थ और आनंद देते हैं। यह कोई बड़ी उपलब्धि होना जरूरी नहीं। एक अच्छे माता पिता बनना या अपने पड़ोसियों की मदद करना, इन साधारण चीजों में भी इकिगाई छिपा हो सकता है। इकिगाई से जुड़ने की कोई एकदम सही रणनीति नहीं है, लेकिन ओकिनावा के लोगों से हमने ये सीखा कि इसे खोजने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है। बस इतना याद रखिए, कोई ऐसा काम करते रहिए जिसे आप प्यार करते हैं, और जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनके साथ रहिए। इकिगाई के 10 नियम। ये यात्रा हम समाप्त करते हैं ओगिमी के दीर्घायु निवासियों की बुद्धिमत्ता से निकाले गए 10 नियमों के साथ। सक्रिय रहिए, रिटायर मत होइए। जो लोग अपने पसंदीदा कार्यों को छोड़ देते हैं वे जीवन का उद्देश्य भी खो देते हैं। इसलिए जो भी आप अच्छा करते हैं और जिससे दूसरों को लाभ होता है वो करते रहिए। धीरे चलिए। जल्दबाजी जीवन की गुणवत्ता को घटा देती है। जैसे एक पुरानी कहावत है, धीरे चलो दूर तक जाओ। जब हम जल्दी करना छोड़ देते हैं तो जीवन और समय दोनों का नया अर्थ मिलता है। पेट पूरी तरह मत भरिए। लंबे जीवन के लिए जरूरी है कि आप थोड़ी भूख बचाकर खाएं। 80% नियम के अनुसार जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाना सेहत के लिए बेहतर है। अच्छे दोस्तों से घिरे रहिए। दोस्त सबसे अच्छी दवा है। उनके साथ चिंता बांटना, हंसी मजाक, सलाह लेना और जीवन के सपनों को साझा करना, यही असली जीवन है। अपने अगले जन्मदिन के लिए फिट रहिए। जैसे पानी बहता है तो शुद्ध रहता है, वैसे ही हमारा शरीर भी रोजाना थोड़ी बहुत हरकत चाहता है। व्यायाम से हैप्पी हार्मोन भी निकलते हैं। मुस्कुराइए। एक खुशमिजाज रवैया दोस्त बनाता है और जीवन को हल्का करता है। इस पल में जीने का सौभाग्य मत भूलिए। प्रकृति से जुड़िए। चाहे हम शहरों में क्यों न रहते हो, इंसान का असली रिश्ता प्रकृति से है। समय समय पर प्रकृति में जाना हमें दोबारा ऊर्जा से भर देता है। कृतज्ञता प्रकट कीजिए। अपने पूर्वजों, प्रकृति, दोस्तों और परिवार के लिए धन्यवाद कहिए। हर दिन कुछ पल आभार जताइए और देखिए खुशी कैसे बढ़ती है। वर्तमान में जिए। बीते कल के लिए पछतावा और आने वाले कल के डर में मत जिए।
आज ही आपके पास है, इसे यादगार बनाइए। अपने इकिगाई का पालन कीजिए। आपके भीतर एक विशेष जुनून और हुनर है जो आपके दिनों को अर्थ देता है और आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपने अभी तक अपना इकिगाई नहीं खोजा है, तो जैसा विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, आपका मिशन है उसे खोजना। तो दोस्तों, ये थी इकिगाई द आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी कुछ गहरी और जिंदगी बदल देने वाली सीखें से एक किताब जो हमें सिखाती है कि सच्चा अर्थ कहाँ छुपा होता है और कैसे हम हर दिन को उद्देश्य के साथ जी सकते हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल स्प्लेंडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस किताब की पूरी ऑडियो बुक इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हर हफ्ते एक नई किताब, नए विचार और बेहतर सोच के साथ से मैं मिलूंगा आपको अगली एपिसोड में। तब तक के लिए से सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।